लंबे हाथ वाली काली बहू के छोले भटूरे। सुमन भाभी, और कितनी देर लगेगी? प्लीज जल्दी से मेरा नाश्ता ले आओ। बस 5 मिनट प्रिया। सुमन जल्दी से अपने ससुराल वालों के लिए चाय नाश्ता लाकर उन्हें मेज पर परोसती है। सासू माँ, ये रही आपकी शुगर फ्री वाली चाय। और मेरी चाय कहाँ है सुमन बहू? बाबूजी, आपके लिए चाय नहीं बल्कि कॉफी है, क्योंकि आपकी बीपी बढ़ी हुई है। ननद जी, रोहित जी, ये रही आप दोनों भाई बहन के लिए ब्रेड बटर और गर्मा गर्म चाय। पर सुमन भाभी, मैंने तो आपको छोले भटूरे बनाने के लिए बोला था, फिर आपने ब्रेड बटर क्यों बनाया? मुझे नहीं खाना ये ब्रेड बटर। अरे मेरी प्यारी प्यारी ननद जी, नाराज क्यों होती हो? मैं तो छोले भटूरे बनाने जा ही रही थी, मगर सुबह सुबह नाश्ते में छोले भटूरे भारी हो जाते। आज शाम को मैं तुम्हारे लिए छोले भटूरे जरूर बना दूंगी। पक्का सुमन भाभी? हाँ पक्का। अब जल्दी से नाश्ता कर लो। सुमन एक काले रंग की लंबे हाथ वाली लड़की थी, जिसकी शादी पिछले 1 साल पहले रोहित के साथ हुई थी। ज्यादा उभरी हुई सुंदरता तो नहीं, मगर सुमन का स्वभाव बहुत ही अच्छा था, जिससे उसने अपनी सास सुमित्रा, ससुर दिलीप के साथ साथ अपने पति और ननद के दिल में भी जगह बना ली थी। इस तरह से सुमन की जिंदगी अब तक अपने ससुराल में खुशियों भरी गुजर रही थी। शाम को सुमन अपने ससुराल वालों के लिए अपने लंबे हाथों से झटपट से छोले भटूरे बनाती है। इतने में दिलीप और रोहित बारिश में भीगे हुए घर लौट आते हैं। क्या बात है सुमित्रा जी, आज रसोई घर से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बन रहा है? अजी सुमन बहू सभी के लिए छोले भटूरे बना रही है। इस बारिश के मौसम में बहू के हाथों के बने गर्मा गर्म छोले भटूरे खाने को मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। थोड़ी देर में सुमन खाने की मेज पर बैठे अपने ससुराल वालों को गर्मा गर्म छोले भटूरे परोसती है। वाओ भाभी, क्या टेस्टी छोले भटूरे बनाए हैं आपने। सच में भाभी, आपके जैसे टेस्टी छोले भटूरे तो पूरे मंगल मार्केट में नहीं मिलते। वो तो कच्चे पक्के भटूरे बनाता है और छोले भी उबाल कर दे देता है। सचमुच सुमन बहू, तेरे हाथों में गजब का जादू है। तू बहुत ही स्वादिष्ट छोले भटूरे बनाती है। तू भी हमारे साथ बैठकर खा ले बहू, वरना बाद में भटूरे ठंडे हो जाएंगे तो स्वाद नहीं आएगा। जैसे ही सुमन अपने ससुराल वालों के साथ बैठकर छोले भटूरे खाना शुरू करती है, तभी उसकी ननद कहती है, भाभी प्लीज एक भटूरा पास करना। अभी देती हूँ। भाभी, इतने से काम के लिए आपको उठने की क्या जरूरत है? इसके लिए तो आपके लंबे हाथ ही काफी हैं। सुमन मुस्कुराकर अपने लंबे हाथों से प्रिया को भटूरे दे देती है। समय बीतता है। फिर एक दिन रोहित और दिलीप के स्टील कॉपर फैक्ट्री पर पुलिस की रेड पड़ जाती है, जो कि उनके बिजनेस साथी दुश्मनों की साजिश होती है। इस कारण से रोहित और दिलीप का कारोबार हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। एक ही पल में उनसे उनका घर बार, दौलत, शोहरत सब कुछ छीन जाता है और सुमन का ससुराल गरीबी में किराए के एक छोटे से कमरे में गुजारा करने के लिए बेबस हो जाता है। ये सदमा सुमन के ससुर सह नहीं पाते और वो बिस्तर पकड़ लेते हैं। वहीं रोहित काम ढूंढने लगता है। रोहित जी, कहीं काम मिला? नहीं सुमन, आज भी कहीं कोई काम नहीं मिला। अजी, बिना पैसे के घर का चूल्हा कैसे जलेगा? बाबूजी की दवाइयों का खर्चा, घर का दाना पानी, ये सब कैसे होगा? सुनिए, अगर आप ठीक समझे तो जब तक आपको कहीं काम नहीं मिल जाता, मैं खाना बनाने का काम कर लेती हूँ। जो 2 पैसे आएंगे उससे गृहस्थी तो चलेगी। रोहित सुमन की बात मान जाता है, जिसके बाद सुमन एक कोठी में रोटी बनाने का काम करने लगती है। वो काम पर जिस रास्ते से जाया करती थी, अक्सर वहाँ बाजार लगा करता था, जहाँ पर बीकानेर के साथ साथ एक व्यक्ति छोला भटूरे का ठेला भी लगाता था। इस बाजार में छोले भटूरे की कितनी बिक्री है, जबकि ये छोले भटूरे वाला ग्राहकों के साथ कितनी घपलेबाजी भी करता है। क्यों ना मैं भी इस बाजार में छोले भटूरे बनाकर बेचूं? उससे ग्राहकों को उनके पैसे में पेट भरकर छोले भटूरे खाने को मिलेगा और मुझे एक नया रोजगार। सुमन 1 महीने तक कोठी में रोटी बनाने का काम करके मिले हुए तनख्वाह के पैसे से छोले भटूरे बनाने का सामान खरीद कर घर ले आती है और कुछ ही घंटों में अपने लंबे हाथों से छोले भटूरे बनाकर एक ठेले पर उसे सजाकर बाजार में बेचने जाती है। उस दिन मंगल मार्केट होने के कारण बाजार में लोगों की बड़ी भीड़ होती है। छोले भटूरे खा लो, गर्मा गर्म स्वादिष्ट छोले भटूरे, 20 रुपए में 2 फूले हुए छोले भटूरे। यार निम्मी, चलकर छोले भटूरे खाते हैं। मगर मीता, ये छोले भटूरे वाली तो बाजार में नहीं लगती है, और देखना ये कितनी काली और भद्दी सी दिख रही है। मुझे तो इसे देखकर ही घिन आ रही है। पता नहीं इसके छोले भटूरे का स्वाद कैसा होगा।
यार निम्मी, तू पढ़ी लिखी होकर किसी को उसके रंग से जज कर रही है। देख, मुझे तो छोले भटूरे बहुत पसंद है, मैं तो जा रही हूँ। मीता के जिद करने पर निम्मी उसके साथ ठेले पर आ जाती है और फिर दोनों मिलकर छोले भटूरे का ऑर्डर देती हैं। सुनो, जल्दी से 2 प्लेट गर्मा गर्म छोले भटूरे लगा दो। जी अभी देती हूँ मैडम जी। सुमन फटाफट से अपने लंबे हाथों का इस्तेमाल करके कढ़ाई से जल्दी जल्दी भटूरे निकालकर उसे प्लेट में रख देती है और फटाफट से प्लेट में छोले, प्याज, अचार, चटनी और सलाद लगाकर उन्हें खाने को देती है। सुमन के लंबे हाथों से छोले भटूरे परोसने का अंदाज देखकर मीता और निम्मी दंग रह जाती हैं। ये लीजिए मैडम जी। क्या बात है, तुम्हारे छोले भटूरे की सर्विस तो बड़ी फास्ट है। वो तो होगी ना निम्मी, दीपिका जितने लंबे हाथ जो हैं इनके। मीता और निम्मी को सुमन के बनाए छोले भटूरे बहुत पसंद आते हैं। थोड़ी ही देर में सुमन के छोले भटूरे का ठेला बाजार के लोगों की बड़ी भीड़ से घिर जाता है। अरे सुनो, जरा जल्दी से 1 प्लेट गर्मा गर्म छोले भटूरे देना और साथ में मिर्च, प्याज और अचार भी दे देना। जी अभी देती हूँ साहब जी। चल सुमन, जल्दी जल्दी अपने हाथों को चला, तुझे ग्राहकों को उनका ऑर्डर देना होगा। सुमन अपने लंबे हाथों से ठेले के दूर दूर खड़े ग्राहकों को भी आसानी से छोले भटूरे का प्लेट पकड़ा देती है। छोले भटूरे के व्यापार के पहले दिन सुमन रात के 10 बजे तक बाजार में छोले भटूरे बेचकर घर लौटती है। कारोबार के पहले दिन ही उसे बहुत अच्छी कमाई होती है। अब हर दिन वो गरीब बहू सुबह सुबह उठकर पहले अपने ससुराल की जिम्मेदारियां निभाती, जिसके बाद वो भरी गर्मी में मिट्टी के चूल्हे पर ढेर सारे छोले भटूरे बनाकर शाम को उन्हें बेचने बाजार जाती। तकरीबन 1 महीने के भीतर ही सुमन अपने छोले भटूरे के बेहतर स्वाद के लिए बाजार में छा जाती है। मगर अब मॉनसून का महीना शुरू हो जाता है और बारिश के कारण सुमन के ठेले पर छोले भटूरे खाने वाले ग्राहक घटने लगते हैं। आज फिर से इस बारिश के कारण मेरे बनाए हुए सारे के सारे छोले भटूरे बच गए। पता नहीं लोगों को क्या हो गया है, वो पहले की तरह छोले भटूरे खाने आ क्यों नहीं रहे। फिर सुमन अपने बनाए हुए छोले भटूरे का ठेला लिए उदास मन से घर आ जाती है। क्या बात है सुमन बहू, बाकी दिन तो तू खुश होकर घर आती है, आज तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है। माँ जी, बारिश के कारण कोई भी मेरे छोले भटूरे खाने नहीं आ रहा। पिछले 2 दिन से मेरे बनाए छोले भटूरे बच कर आ रहे हैं। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग मेरे काले रंग के कारण मेरे छोले भटूरे को नापसंद करने लगे हैं। बहू, ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्राहक तो अच्छे खाने का स्वाद खोजते हैं और जहाँ उन्हें स्वाद मिलता है वो वहीं खींचे चले जाते हैं। तो क्या माँ जी मेरे बनाए छोले भटूरों के स्वाद में कमी आ गई है? बहू, कमी तुझ में या तेरे बनाए छोले भटूरे में नहीं, बल्कि इस बारिश के कारण है, जिससे लोग तेरे ठेले पर नहीं आ रहे। तू एक छोले भटूरे का दुकान खोल ले, फिर देखना लोग तेरे पास छोले भटूरे खाने आने लगेंगे। सुमन को अपनी सास सुमित्रा की कही बात ठीक लगती है और वो छोले भटूरे का दुकान खोल लेती है, जहां वो छोले भटूरे के साथ बूंदी का रायता भी रखती है, जिससे पहले की तरह ही उसके बनाए छोले भटूरे की बिक्री खूब बढ़ती है। और खास करके लोग छोले भटूरे खाने के साथ सुमन के लंबे हाथों को देखने वहां आते थे। अपने छोले भटूरे के व्यापार से सुमन को हर दिन अच्छी खासी आमदनी होती है, जिससे वह अपने ससुराल वालों के रहने के लिए पक्का 2 मंजिला मकान बना लेती है। और व्यापार बढ़ने के बाद रोहित भी सुमन के साथ छोले भटूरे के काम में उसका हाथ बटाता है। इस तरह से सुमन अपनी मेहनत और हुनर से छोले भटूरे के व्यापार से बड़ी सफलता हासिल कर लेती है। तेरे दिल का मेरे दिल से रिश्ता पुराना है, इन आंखों से हर आंसू मुझको चुराना है। भैया, आज भी ना, आज के दिन इमोशनल करना जरूरी था क्या? हमने तो आपसे यूं ही गाना सुनने के लिए कह दिया था। आज के दिन तो हर कोई इमोशनल हो जाता है। भूल गई, आज रक्षाबंधन है। अब तुम 3 परियां कब मेरे हाथों पर राखी बांधोगी? तुम्हारे चक्कर में मैं भी भूखा हूँ और तुम भी। 1 मिनट भैया, लाते हैं, मैं आरती की थाली लाती हूँ। आप जल्दी से अपने इकलौते भाई की राखी बांधो, मुहूर्त का समय हो रहा है, फिर मैं तुम्हें खुशखबरी दूंगी। क्या बात है माँ, बताओ। अरे बता देंगे, थोड़ा सब्र रखो, पहले राखी बंधवा लो। फिर जल्दी से शुभम की तीनों बहनें उसकी आरती कर तिलक लगाकर उसके हाथ पर लंबी आयु की राखी बांध देती हैं। फिर रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर सब एक दूसरे का मुंह मीठा करते हैं। वाह, मजा आ गया ये वाली मिठाई खाकर। अच्छा भैया, हमारा तोहफा तो दो हम तीनों को। कौन सा तोहफा? मैं तो डॉगी हूँ, बदतमीज हूँ,
तुम्हारा कोई काम नहीं करता तो तुम मुझसे तोहफा क्यों मांग रही हो? हाँ, वैसे भी डॉगी कमाता थोड़ी है। अरे भाई, वो तो हम तुझे मजाक में कह देते हैं जब तू हमारी सुनता नहीं है। चल अब हम सबके गिफ्ट निकाल। अच्छा अच्छा बाबा, देता हूँ। मैं घर का इकलौता लाडला हूँ, थोड़ा तो परेशान करूंगा ही। ये लो तुम दोनों बनरियाओं के तोहफे। थैंक यू भैया। अच्छा माँ, खुशखबरी तो बताओ कि क्या है। खुशखबरी ये है कि मैंने तुम्हारे भाई के लिए एक सुंदर सी बड़े घर की सुशील लड़की देख ली है और कल हमें लड़की वालों के घर जाना है। अरे वाह, बल्ले बल्ले, शावा शावा। छोटी छोटी बहनों के बड़े भैया अब बनेंगे किसी की सैया। ओए होए, ढोल नगाड़े बजे शहनाइया, झूम कर आई मंगल घड़िया। क्या माँ, आप भी ना? शर्मा का शुभम कमरे में चला जाता है। अगले दिन लड़के वाले लड़की के घर जाते हैं, जहां दोनों परिवार आपस में बातचीत करते हैं और शुभम को शेफाली पसंद आ जाती है। फिर पंडित जी मुहूर्त के साथ अगले महीने दोनों की धूमधाम से शादी कर देते हैं। फिर नई बहू गृह प्रवेश करती है। आओ बहू, तुम हम सब से तो मिली ही होगी, फिर भी मैं बता देती हूँ कि तुम्हारे ससुर जी और ये तुम्हारी तीनों नंदे। नमस्ते दीदी। आइए आइए हमारी इकलौती भाभी जी, अगर आपको कुछ भी चाहिए होगा तो हम तीनों बहनों से कह देना, आपको इस घर में किसी भी चीज की कमी नहीं होने देंगे। हाँ, और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं एक बड़े घर से आई हूँ। मेरा ससुराल काफी मिडिल क्लास लगता है मुझे। हाँ, वो तो है, थोड़ा बहुत। बहू जाओ, आराम कर लो, अगली सुबह जल्दी उठ जाना, कुल देवी की पूजा करनी है। जी माँ जी। बहू आई नहीं कि कल सुबह काम करने का ऑर्डर भी दे दिया। ये कहकर सब अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। अगले दिन शेफाली सो रही थी, फिर विशाखा आकर दरवाजा खटखटाती है। आवाज सुनकर शेफाली फौरन तैयार होकर सास के पास जाती है, जहाँ सास ससुर अपनी नई बहू बेटे को कुलदेवी के मंदिर ले जाकर वापस आते हैं। अच्छा, पूजा तो अच्छे से हो गई। शेफाली बहू, तुम्हारी रसोई की पहली रस्म भी होगी, तो फिलहाल सबके लिए चाय बना कर लाओ, क्योंकि सबको थकान हो रही है और शाम के खाने में तुम जो बनाना चाहती हो, पूड़ी कचौड़ी, वो सब बना लेना। जी माँ जी। फिर शेफाली चाय बनाकर ट्रे में रख रही होती है तो कुड़ते हुए कहती है, क्या समझ रखा है इन्होंने नई बहू को, मुझे ये सब करने की आदत ही नहीं है। थोड़ा मेरे हालात के बारे में तो समझना चाहिए था ना। मंदिर से आते ही चाय बनवा ली। अरे भाभी, आप थक गई हो ना, लाइए ये चाय मैं ले जाती हूँ, आप आराम कर लीजिए। अरे कोई बात नहीं दीदी, मैंने चाय बना लिया, बस लेकर जा रही हूँ। आप बस शाम के खाने में मेरी मदद करवा देना, क्योंकि मेरी हालत थोड़ी खराब हो रही है। अरे हमारी इकलौती भाभी को इतना बर्डन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम तीनों आपकी मदद करवा देंगे। तीनों बहनें जितना अपने भाई से प्यार करती थी, उतना ही अपनी इकलौती भाभी से भी प्यार करती थी, तो वो अपनी भाभी के काम में हमेशा हाथ बटाया करती थी। शादी के शुरुआती 2 हफ्ते गुजर जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे शेफाली को चिढ़ होने लगती है। ऐसे ही एक शाम, अरे शेफाली बहू, सब्जियां खत्म हो गई हैं, जरा बाजार से सब्जी लेकर आ जाओ। माँ जी, मुझसे नहीं जाना सब्जी वब्जी लेने के लिए, जब देखो काम काम काम। मैं परेशान हो गई हूँ, कितना सुनूं मैं आप सबका। अपनी तीनों बेटियों में से किसी को भी कह दीजिए, वो चली जाएंगी। अच्छा, तू परेशान मत हो, मैं वर्षा को भेज दूंगी। शेफाली कमरे में जाती है तो एकता उसे अपना असाइनमेंट समझाने को कहती है। उसके लिए भी शेफाली एकता को डांट देती है। रात को रसोई का काम खत्म करके शेफाली कमरे में लेटती है कि दरवाजे पर खटखट होती है। भाभी, आपने माँ को दवाई दी या नहीं? हे भगवान, इस घर में किसी को भी चैन नहीं है। नाम की इकलौती हूँ, काम मुझसे ही करवाते रहते हैं। शुभम, तुम बोल दो मैं सो रही हूँ, खुद जाकर दवाई दे दो। मैं इस घर में अब और नहीं रह सकती, सब मेरे पीछे पड़े रहते हैं। अच्छा मैं जाता हूँ, तुम सो जाओ। कुसुम, मैं आ रहा हूँ, माँ ने दवाई नहीं ली। कोई बात नहीं भैया, मैं कर लूंगी। फिर शुभम भी सो जाता है। सुबह सास अपनी बहू को रसोई में कहती है, अच्छा बहू, तुझे शुभम के फेवरेट घिया का हलवा बनाना आता है या नहीं? अगर नहीं आता तो आज मैं तुझे सिखा दूंगी। आपकी प्रॉब्लम क्या है? अरे मुझे काम नहीं करना, मैं यहाँ बावर्ची का काम करने नहीं आई थी। बस अब मैं और इस घर में नहीं रह सकती, मुझे अलग रहना है। बहू, ये तो क्या बोल रही है? परिवार से अलग थोड़ी रहते हैं,
तो सब कुछ अकेले नहीं संभाल पाएगी। शेफाली, ये तुम क्या बोल रही हो? शुभम, मैंने कह दिया तो कह दिया, मैं इस घर में नहीं रहूंगी और हम आज ही अपना सामान लेकर यहाँ से रेंट पर रहने जा रहे हैं। तुम आना चाहते हो तो आ जाओ, वरना मैं जा रही हूँ। ऐसा कहकर शिफाली अपना बैग पैक करके शुभम का इंतजार करती है। मजबूरन शुभम को भी वही करना पड़ता है और जाते समय वो कहता है, माँ, पापा, मेरी बहनों, आप सब मुझे माफ कर दीजिए। मैं शेफाली को इस समय अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं उसे बहुत जल्दी यहाँ ले आऊंगा। मत जा शुभम बेटा, मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी। मैं अपने जिगर के टुकड़े से कभी अलग नहीं रही हूँ। संभालो माँ। एकता, जा। फिर शुभम शेफाली के साथ एक रेंट वाले रूम में जाकर रहता है। इस तरह एक हफ्ता बीत जाता है, जहाँ शेफाली को खुद ही घर का सारा काम करना पड़ता है। शेफाली, जल्दी टिफिन तैयार कर दो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। अरे आप दीदी से कह दीजिए, वो कर देंगे। कुसुम दीदी, वो तो यहाँ पर है ही नहीं। पता नहीं क्यों मैं उन लोगों को याद कर रही हूँ। अपनों से दूर जाओगी तो यही होगा। ये कहकर शुभम टिफिन लेकर चला जाता है। अब घर की भागदौड़ शेफाली को अकेले ही करनी पड़ती और वो बोर हो जाती है और कुछ दिन बाद उसे 105 बुखार हो जाता है। जहाँ उसकी हालत नाजुक थी, वो खड़ी होकर लड़खड़ा जाती है तो शुभम संभाल लेता है। अरे शेफाली, जरा अपनी हालत देखो, हालत कितनी खराब है। माँ और बहनों को फोन कर देता हूँ, तुम्हें जरूरत है उनकी। नहीं, उन्हें कुछ भी मत बोलिए। आप ऑफिस जाकर ही कैंटीन से ब्रेकफास्ट कर लेना। फिर शुभम डॉक्टर को बुलाता है और वो दवाई देकर चला जाता है और शुभम भी ऑफिस चला जाता है, पर अपनी माँ और बहनों को खबर कर देता है। उसकी ये हालत सुनकर सास और ननंद उसके पास जाते हैं और हाथ पैरों की मालिश करते हैं, सर पर पट्टी रखते हैं। इतनी भी क्या नाराजगी कि तेरी बुरी हालत में हम ख्याल भी न रख पाए तेरा, पर अब मैं आ गई हूँ, सब ठीक हो जाएगा। माँ जी, मैं ही तो वहाँ से आई थी, तो किस मुंह से आपसे मदद मांगती। नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। माँ, आपको कुछ भी चाहिए हो तो हमें बताना। भाभी का घर थोड़ा फैला पड़ा है, हम सही कर लेते हैं। फिर तीनों बहनें घर को संभालती हैं और सास उसके सर पर पट्टी रखती है, बिल्कुल भी हिलती नहीं है। शाम तक शुभम आ जाता है और सब उसका ख्याल रखते हैं। अगले दिन विशाखा अपने हाथ से बहू को सूप पिलाती है। क्या हुआ बहू, सूप अच्छा नहीं है? तू रो क्यों रही है? माँ जी, आप मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे बहुत बदतमीजी की। इसके बाद भी आप और तीनों नंदे मेरा इतना ख्याल रख रही हैं। मुझे परिवार के मोल का एहसास हो गया है। शायद इकलौती के चक्कर में मैंने आप सबको ज्यादा परेशान कर दिया। मुझे वापस मेरी ससुराल ले चलिए। अरे बहू, सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, तो माफी कैसी। और ससुराल तो मैं तुझे आज लेकर जाऊंगी। चल जल्दी से सूप पी। भगवान का शुक्र है, सब ठीक हो गया। इस तरह शेफाली को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उसकी ननंद सास फिर से ससुराल में उसका गृह प्रवेश करते हैं और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।